हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना कंसीडर कर रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। उसमें से हम लोगों ने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में देखा था। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में क्या कंसीडर किए थे हम लोग कि इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही उनके अंदर फ्री आयंस होते हैं। कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था कि कंडक्टर वैसे सब्सटेंस है जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री आयंस। यदि इलेक्ट्रिसिटी उनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल रहे थे या मेटालिक कंडक्टर। और यदि कंडक्टिविटी फ्री आयंस के चलते हो तो आयनिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम लोग बोल रहे थे। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी इसमें जो हम लोग कंसीडर किए थे। तो जैसे इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बैंड थ्योरी का इस्तेमाल किए थे, उसी प्रकार से कंडक्टर का भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बैंड थ्योरी की मदद से इसको देखेंगे कि किस प्रकार से कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कहने का मतलब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो देखो, बैंड थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि इसमें दो बातें होती है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। जो लोअर एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है, और जो हायर एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं रहते हैं उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और ये वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बैंड गैप या फिर हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। इंसुलेटर के केस में इसको हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। इंसुलेटर में क्या बताए थे कि उसमें वैलेंस बैंड जो है वह कंप्लीटली फील्ड होता है, जबकि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट, और दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। यदि हम लोग बात करें कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड जो बनता है कंडक्टर में, इसके लिए कोई मेटल का एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो बेरिलियम की बात करें, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 आगे 2p वगैरह वैकेंट है ऐसा। तो 1s 2s 1s इनर से है, इसको यदि हम लोग छोड़ दें केवल 2s की बात करें यदि, तो ये नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज करेगा। और मान लो यहाँ बेरिलियम का बहुत सारा 2s ऑर्बिटल है ऐसे, और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, n एटम्स के बराबर मान लो। तो जो इसका बैंड बनेगा वो बैंड कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा, अरे जो बैंड है ना वह कंप्लीटली फिल्ड होगा, पूरी तरह से यह बैंड जो है वह भरा हुआ है ऐसा, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड ऐसा। क्योंकि यहाँ जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है वही कंप्लीटली फिल्ड है। देखो 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे और वही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बेरिलियम एटम के हम लोग बहुत सारा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, तो जब बहुत सारा बेरिलियम एटम मिल करके बेरिलियम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें क्या होता है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बैंड का जो है रूप ले लेता है। तो चूंकि यहाँ बेरिलियम एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s, तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए जो इससे बैंड बनेगा वह भी पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा। अब चूंकि यह जो बैंड है वह कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इधर उधर जगह नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि बेरिलियम को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए तो जगह ही नहीं है। इसमें जो बैंड बन रहा है तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस हिसाब से बेरिलियम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बेरिलियम तो मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो कैसे? तो यहाँ देखो जो 2s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो 2p ऑर्बिटल है तो कंप्लीटली वैकेंट है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होता क्या है कि जो 2s और 2p ऑर्बिटल है दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वह काफी कम होता है,
वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। और ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने के चलते होता क्या है कि दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ई वाला ऑर्बिटल है खाली, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जब ये दोनों ओवरलैप करेगा तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट कर जाए। तो मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट कर गया, तो देखो अब इसमें भी खाली जगह क्रिएट हो गया, इसमें तो है। अब इस खाली जगह का क्रिएशन के चलते इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। मतलब यदि दोनों को लेकर के बनाओगे ऐसा, तो यहाँ ऐसा बहुत सारा 2s ऑर्बिटल है जो कि पूरी तरह से फील्ड है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इससे जो हम लोग का बैंड बन रहा है तो कुछ इस तरह से है, जो कि कंप्लीटली फील्ड है। ऐसा। अब इसी प्रकार से यहाँ तो 2p ऑर्बिटल भी बहुत सारा है ना ऐसा, और ये सब 2p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। तो होगा क्या कि जब 2p ऑर्बिटल का जो बैंड बनेगा वह बैंड तो रहेगा बिल्कुल खाली, क्योंकि 2p में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए जो इसका बैंड बनेगा इसका इसके साथ हो जाना है ओवरलैपिंग। कि इतना जो पोर्शन यहां पर है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन। तो ओवरलैपिंग जोन जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम था, तो इस ओवरलैपिंग जोन के चलते क्या होगा कि अब इसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके आ जाएगा इसमें ऐसा। अब मान लो कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया माइग्रेट करके, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह कुछ बन जाएगा ना ऐसा, और इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, सीवी कंडक्शन बैंड। अब इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली वैकेंट वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड ऐसा। तो इस ओवरलैपिंग के चलते क्या होता है ना कि अब जो वैलेंस बैंड है वो थोड़ा सा खाली हो जाता है और कंडक्शन बैंड जो है वो थोड़ा सा भर जाता है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है और दोनों में खाली जगह भी है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से पॉसिबल है ना। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से पॉसिबल हो पाएगा तो इस सब्सटेंस से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो बैंड थ्योरी के कांसेप्ट में जो है हम लोग को याद रखना है कि कंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, दोनों ओवरलैप किए रहते हैं। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, और इस ओवरलैपिंग के चलते जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है दोनों में, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड में भी और पार्शियली वैकेंट वैलेंस बैंड में भी। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में पॉसिबल हो जाता है तो फिर इससे आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। इंसुलेटर में क्या था कि इंसुलेटर में दोनों बैंड अलग बन रहा था, कंडक्शन बैंड अलग बन रहा था, वैलेंस बैंड अलग बन रहा था, और दोनों के बीच एनर्जी गैप भी ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसमें जो बनता है तो दोनों यहाँ ओवरलैप कर जाते हैं, और इस ओवरलैपिंग के चलते इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जो है आसान हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वैलेंस बैंड से हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और इस प्रकार से दोनों बैंड्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसके चलते जो है इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो सारे मेटल्स में यही बात है, क्योंकि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखेंगे बैंड थ्योरी के टर्म्स में कि जो मेटल्स होते हैं या फिर जो कंडक्टर होते हैं उनमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, बदले में दोनों आपस में ओवरलैप किए रहते हैं, दोनों बैंड जो है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। इसको एक ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे इस तरह से बहुत सारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर भी बहुत सारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिल करके सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा बहुत सारा ऐसा। इस प्रकार से इसको मिला सकते हैं ऐसा। तो ये सब कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भराते हैं इसमें, जो लोअर एनर्जी है ये सब में इलेक्ट्रॉन पहले भराया जाता है, सब में इलेक्ट्रॉन है।
अब देखो इसमें बहुत सारा अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे करके इस तरह से नीचे से ऊपर जो है एनर्जी इंक्रीज करता है। तो इस वाले ऑर्बिटल को यदि देखोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले ऑर्बिटल को बोला जाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है होमो, मतलब वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड है और उसका एनर्जी हाईएस्ट है। अरे बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ई वाला जो ऑर्बिटल है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे से ऊपर तो एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो इस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। उसी प्रकार से यहाँ जितने ऑर्बिटल है ये सभी ऑर्बिटल्स वैकेंट है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें से भी इस ऑर्बिटल को देखोगे तो इसका एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ता है। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और साथ ही साथ लोएस्ट करने का मतलब इसका एनर्जी सबसे कम है। तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका एनर्जी सबसे कम और ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इसको बोले होमो और इसको हम लोग बोलेंगे लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि कोई भी जो मेटल है या कंडक्टर उसमें होमो और लूमो, मतलब ई जो है लूमो और ई होमो, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। और बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होने के चलते या तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यहाँ इजीली हो जाएगा। तो ये दोनों बात से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा और तब इस सब्सटेंस से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इसलिए जो कंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है ना, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज में होता है ऐसा। तो यह था कंडक्टर का एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। इंसुलेटर ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, तो अगला जो एक्सप्लेनेशन हम लोग का होगा वह होगा सेमी कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेमी कंडक्टर्स। देखो नाम से स्पष्ट, सेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा कंडक्टर तो बाकी आधा क्या होगा, इंसुलेटर। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यदि कोई सब्सटेंस है तो आधा से करंट पास करेगा आधा से नहीं करेगा, इसलिए आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर तो मिलकर के सेमी कंडक्टर नहीं। इसका मतलब हुआ कि सेमीकंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से करंट तो पास होने देते हैं लेकिन कुछ मात्रा में, या यूं बोले कि सेमीकंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। देखो इंसुलेटर से करंट एकदम पास नहीं करेगा, कंडक्टर से करंट आसानी से पास करता है। तो सेमीकंडक्टर बीच में है, मतलब इसमें करंट नहीं पास करेगा ऐसा भी नहीं है और बहुत ज्यादा पास करेगा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत करंट पास करता है। या इसका कंडक्टिविटी रेंज जो है ना वह इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा। इंसुलेटर के लिए हम लोग कितना पढ़े हैं, 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टर के लिए कितना पता है अभी, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बचा इस सेमी कंडक्टर, तो इसका ये दोनों के बीच में होता है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी बहुत कम, कंडक्टर का बहुत ज्यादा, और सेमी कंडक्टर का ये दोनों के बीच में लाई करता है। सो सेमी कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा लेकिन कंडक्टर से कम होता है, मतलब इससे करंट पास करेगा थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, जैसा कि कंडक्टर से पास करता है। अभी जो सेमी कंडक्टर है ना, इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है।
सेमीकंडक्टर को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक का फिर दो टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में इतना बात हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें हम लोग कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो, यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में मतलब उसमें कोई दूसरा और चीज मिला हुआ नहीं हो, उसमें कोई इंप्योरिटी ना हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि इफ या सब्सटेंस एक्ट्स एज सेमीकंडक्टर इन द प्योर स्टेट देन इट इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कि यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे प्योर स्टेट में, मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो मेटल्स होते हैं सेमी मेटल्स, इनको बोल सकते हैं हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये दोनों जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि यह दोनों सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं अपने आप से, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बल्कि एक इंटरमीडिएट रेंज में, और वह भी प्योर स्टेट में। इसे जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब यदि बैंड थ्योरी के टर्म में एक्सप्लेन करें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंसुलेटर के बारे में मैंने क्या बतलाया था कि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। देखो, जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड बार बार आ रहा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछला लेक्चर में किया है, तो वहां से आप लोग इसको देखोगे। या फिर केमिकल बॉन्डिंग में जहां बैंड थ्योरी बतलाया हुआ है ना मेटेलिक बॉन्ड में, वहां से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो हाँ, क्या होता है कि इंसुलेटर में क्या था कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता था और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली। और जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पा रहा था और उससे करंट पास नहीं होता था। कंडक्टर में क्या बताया कि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है, बल्कि दोनों आपस में ओवरलैप किए रहते हैं। या एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि कम होने के चलते दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। अब बचा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में भी कुछ ऐसा ही बात है। सेमीकंडक्टर का भी वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली रहेगा, लेकिन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह काफी कम होता है। तीनों में यही बात है। अरे, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड खाली, वैलेंस बैंड भरा हुआ, लेकिन वहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। कंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस है ही नहीं, और जो सेमीकंडक्टर है इसमें एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम होता है। यही अंतर है सब। तो यदि इसके लिए हम लोग फिगर बनाना चाहें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बैंड गैप कैसे होता है, तो ये नीचे से ऊपर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, ये पूरा भरा हुआ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, और यहां बना दो कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड। और इस दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है कम होता है, स्मॉल एनर्जी है। तो यही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्टोरी कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है वह पूरी तरह से भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनों से, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, लेकिन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वह काफी कम होता है। अब यदि बात करें हम लोग टेम्परेचर का, तो बोल रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वह बिहेव करता है इंसुलेटर के जैसा।
क्या बताया कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर का, मतलब करंट पास नहीं करेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे। रीजन क्या है कि हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ जो वैलेंस बैंड है पूरी तरह से भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना तो इसमें पॉसिबल होगा ना ही इसमें, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा है, खाली जगह नहीं है घूमने के लिए। तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस तरह से दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा और सब्सटेंस काम करेगा इंसुलेटर का। हाँ, बताए थे कि एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी होता है कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके चला जाए कंडक्शन बैंड में, लेकिन ऐसा होने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। और यहाँ देख रहे हो टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन करने का मतलब वेरी लो थर्मल एनर्जी। इस केस में थर्मल एनर्जी भी बहुत कम होने वाला है, इतना कम थर्मल एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं हो पाएगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होता है और कम थर्मल एनर्जी होने के चलते इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वह बिहेव करता है इंसुलेटर के जैसा। लेकिन यदि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ 0 केल्विन से बढ़ाते जाओ, रूम टेम्परेचर पे आ जाओ 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो वहां अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगा और जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और जब इसको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिलेगा तो इतना एनर्जी हो जाता है, मतलब एनर्जी इतना सफिशिएंट हो जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में। ऐसा मतलब अब जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन था वो आने लगा कंडक्शन बैंड में, इस प्रकार से। अब मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन इस जगह पे अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह क्रिएट हो गया ना, पॉजिटिव होल बन गया, ऐसा इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन के बाद देखोगे कि अब कंडक्शन बैंड थोड़ा सा भर गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, और इसमें थोड़ा सा जगह खाली हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे पार्शियली वैकेंट वैलेंस बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके जंप कर गया कंडक्शन बैंड में और इसके चलते कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वैलेंस बैंड में कुछ खाली जगह क्रिएट हो गए, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली वैकेंट वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड जिसमें थोड़ा सा जगह खाली है, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो बहुत जगह है ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकते हैं और यहाँ जगह खाली हो गई थी, बगल वाला इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है, इस तरह से। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में पॉसिबल हो जाएगा, वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन बैंड में भी, और इस प्रकार से जो है सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अब बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, लेकिन वह टेम्परेचर भी जो है ना एक मैक्सिमम रेंज होता है उसका, कि उस मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही वह क्रिस्टल काम करेगा सेमीकंडक्टर का। यदि आप टेम्परेचर वहां से बढ़ा देते हो तो वह क्रिस्टल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, टूट जाएगा, या फिर बोले कि वह सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो वह मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है कौन सा सेमीकंडक्टर के लिए, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो बताया ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो बैंड गैप होता है ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है वह जर्मेनियम के केस में होता है 68 किलो जूल पर मोल और सिलिकॉन के केस में होता है 106 किलो जूल पर मोल, मतलब जर्मेनियम में कम है, सिलिकॉन में ज्यादा है। अब बात करें इसके मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर का, कि किस टेम्परेचर तक क्या वर्क कर सकता है, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर। तो जर्मेनियम के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन के लिए होता है 150 डिग्री सेल्सियस। तो इस डाटा से हम लोग यहाँ देख सकते हैं
बैंड गैप जिसका कम, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर भी कम, बैंड गैप ज्यादा तो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर भी ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर का काम करेगा इस टेम्परेचर पर। यदि 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। उसी प्रकार से सिलिकॉन का जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा टेम्परेचर आने पे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल जो है डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उनका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक, उसके बाद वे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करते हैं। ये जो दो मोस्ट कॉमन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दोनों के लिए बैंड गैप दिया हुआ है और दोनों के लिए वर्किंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है। याद करो, जो डायमंड था ना, जो कि एक इंसुलेटर था, उसका बैंड गैप कितना बताए थे? 579 किलो जूल पर मिनट। अब जरा कंपेयर करो इससे दोनों को, देखो ये दोनों कितना कम है इसकी तुलना में। तो इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, जबकि जर्मेनियम में मात्र 68 किलो जूल चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन आसान होगा इन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए इससे करंट पास करेगा। तो यह था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने क्या बताया कि यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे प्योर स्टेट में तो वह कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इसका दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे कुछ इंप्योरिटी आ जाने के बाद, मतलब प्योर स्टेट में ही कुछ इंप्योरिटी उसमें आ गया, कोई दूसरा चीज मिला दिया गया है, तब वह यदि सेमीकंडक्टर के जैसा काम करे तो वह कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के तौर पे समझें कि यदि कोई स्टूडेंट बिना चीटिंग किए प्योर तरीके से एग्जामिनेशन में पास कर गया तो वह कहलाएगा इंट्रिंसिक स्टूडेंट, और यदि कोई स्टूडेंट चीटिंग किया, उसमें कुछ इंप्योरिटी आ गया, किसी का देख लिया, तब एग्जामिनेशन पास किया तो वह कहलाएगा एक्सट्रिंसिक स्टूडेंट। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।